डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सौरभ त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू स्टडी विषय में बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषाएं हैं, उनके प्रकार और उनका लक्षण, यह हम निरंतर इस श्रृंखला में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने व्युत्पत्ति समझ रहे थे हम अंतिम में कि व्युत्पत्ति के प्रकार, जो प्रथम व्युत्पत्ति का प्रकार है, द्वितीय है, उसके बाद तृतीय है। तो हम ये समझने का जो है कि प्रयास कर रहे थे। अब तक हमने ये देखा कि ये जो चार्ट हमने पिछली कक्षा में आपको समझाया था कि कितने प्रमाणों की स्वीकृति, जो विभिन्न दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसमें प्रमाणों की कितनी संख्या को स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो हमने ये जाना था। उसके बाद प्रत्यक्ष की कुछ परिभाषा, उसके बाद फिर हमने वाचस्पति मिश्र की जो टीका है योग दर्शन पे, उससे समझा था प्रत्यक्ष की परिभाषा को। उसके बाद ये कुछ हमने सिद्धि की थी कि जैसे ये उदाहरण दिया था लाल वस्तु का। उसके बाद आपने ये भी देखा, ये एक इंद्रियात सन्निष्कर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसी के साथ आग जलने वाला एक उदाहरण था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अब हम आते हैं सीधा विषय पर बिना किसी देरी के। तो अब हम ये देखेंगे कि तो ये टीका तो हमने देखा। इसके बाद इंद्रिय जन्य प्रमा, उस प्रमा का करण, ये हम पढ़ रहे थे। और अब ये देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रथम व्युत्पत्ति से। तो प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार प्रति विषय प्रतिगतम अक्षम इंद्रिय यस्मय प्रयोजनाय तत्प्रत्यक्षम। हमने ये देखा कि अर्थात प्रत्यक्ष शब्द इंद्रिय जन ज्ञान का बोधक होता है, क्योंकि उसी ज्ञान रूपी प्रयोजन को संपन्न करने के लिए इंद्रिय विषय की प्रतिगमन करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंद्रिय जन्य ज्ञान का बोधक है, वो ज्ञान रूपी प्रयोजन को संपन्न करने के लिए इंद्रिय विषय के प्रति गमन करता है या उसकी ओर जाता है। ठीक है, अब द्वितीय व्युत्पत्ति समझेंगे। तो द्वितीय व्युत्पत्ति जो है, प्रतिगतम विषय प्रतिगतम अर्थात विषय सन्निष्कृष्टम अक्ष प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष प्रमा के करण का बोधक होता है, क्योंकि विषय से सन्निष्कृष्ट इंद्रिय को ही मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। तो हमने प्रथम देखा, अब हम द्वितीय देख रहे हैं। एक बार फिर से इसको समझिए कि द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार प्रतिगतम विषय प्रतिगतम अर्थात विषय सन्निष्कृष्टम अक्ष प्रत्यक्षम, इसको आप जरूर कंठस्थ कर लें, इससे काफ़ी सरलता हो जाती है। और जब संस्कृत शब्द को आप तोड़ के उस अर्थ जानने की चेष्टा करेंगे तो बड़े ही सरलता से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपकी स्मृति में रहेंगी। अब हिंदी अर्थ की आवश्यकता फिर पड़ेगी नहीं। अर्थात प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष प्रमा के करण का बोधक होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष शब्द है वो प्रत्यक्ष प्रमा के करण का बोधक होता है, क्योंकि विषय से सन्निष्कृष्ट इंद्रिय को ही मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। अब आइए, तो प्रथम देखा, द्वितीय देखी, अब तृतीय व्युत्पत्ति देखते हैं। तो तृतीय व्युत्पत्ति क्या कहती है? प्रति या विषय प्रतिगतम अक्षसः प्रत्यक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष प्रमा के विषयभूत अर्थ का बोधक होता है। इसे कंठस्थ करिए, प्रति या विषय प्रतिगतम अक्षसः प्रत्यक्ष। ठीक, तो क्या अर्थ हुआ? प्रत्यक्ष शब्द जो है वो प्रत्यक्ष प्रमा के विषयभूत अर्थ का बोधक होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो विषय इंद्रिय सन्निष्कृष्ट होता है वहीं प्रत्यक्ष प्रमा का विषय होता है। ठीक है, तीन चीजें जो थी आज हमने इसमें देखी। क्या देखा हमने कि प्रथम व्युत्पत्ति क्या है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं कि प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार प्रति विषय प्रतिगतम अक्षम इंद्रिय यस्मै प्रयोजनाय तत्प्रत्यक्षम। ठीक, अब ये तीन व्युत्पत्तियां जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए।
तो आप इसको एक बार फिर से समझिए। अर्थात प्रत्यक्ष शब्द इंद्रिय जन्य ज्ञान का बोधक होता है, क्योंकि उसी ज्ञान रूपी प्रयोजन को संपन्न करने के लिए इंद्रिय विषय के प्रति गमन करता है। ठीक है। अब द्वितीय व्युत्पत्ति क्या कहती है? तो द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार प्रतिगतम विषय प्रतिगतम अर्थात विषय सन्निष्कृष्टम अक्ष प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष प्रमा के करण का बोधक होता है, क्योंकि विषय से सन्निष्कृष्ट इंद्रिय को ही मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। और तृतीय व्युत्पत्ति क्या कहती है? तो तृतीय व्युत्पत्ति के अनुसार प्रति या विषय प्रतिगतम अक्षरशः प्रत्यक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष प्रमा के विषयभूत अर्थ का बोधक होता है, क्योंकि जो विषय इंद्रिय सन्निष्कृष्ट होता है वही प्रत्यक्ष प्रमा का विषय होता है। तो ये 3 व्युत्पत्ति हमने समझ ली। अब इसके आगे भी हम अगली कक्षा में देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका ध्यान कुछ जो परिभाषाएं हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो यदि आप देखें तो यहाँ से हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ जो है, इसकी निष्पत्ति कैसे हुई थी। तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है किसी भी ज्ञानेंद्रिय के सामने होना। जैसा कि हमने बताया कि जैसे आप किसी भी चीज़ को यदि अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि आपके जो चक्षु हैं या नेत्र हैं वो उसका दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है। और दर्शन शब्द भी वास्तव में, जैसे हम कहते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, हमें दर्शन करना है भगवान की, तो दर्शन यानी कि देखना। ठीक है। अपने सामने या प्रत्यक्ष उनका दर्शन करना। ठीक। जैसे ईश्वर की जो विग्रह हम मंदिर में देखते हैं तो हम दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन शब्द जो है वास्तव में इसी से बना, दृश्य धातु लगा है। दृश्य का अर्थ होता है देखने के अर्थ में। ठीक है। तो आप ये देखिए कि दर्शन शब्द में जब हम आते हैं तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की बात क्यों करते हैं? और हमने जाना था पिछली कक्षा में कि प्रत्यक्ष प्रमाण का सब आलंबन लेते हैं, अन्य जितने आपके प्रमाण हैं वो सब प्रत्यक्ष का आलंबन लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप देखेंगे दर्शन जो है दृश्य धातु से निष्पन्न हुआ, तो दृश्य का अर्थ ही होता है दर्शन अथवा देखना। ठीक है। तो आप देखिए इसीलिए प्रत्यक्ष का जो दर्शन में जो स्थान है वो काफ़ी ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंद्रियात सन्निष्कर्ष जनम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और अर्थ यानी विषय के सन्निष्कर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वो क्या होता है? वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। अब इसके बाद उदाहरण भी दिया हमने कि उदाहरण के लिए यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखे, ठीक है, तो आपने उदाहरण दर्शन में अवश्य पढ़ा होगा कि जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ के ऊपर यदि धुआं है तो यदि वो ऊर्ध्वगामी है, उसका जो विस्तार है वो ऊपर की ओर है, वो ऊर्ध्वगामी है, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं आग जो है कि पर्वत पर लगी होगी। ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी में यदि किसी चीज़ को आप देखिए कि जो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें 2 प्रेमाइस और 1 कंक्लूजन लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 5 जो है कि स्टेटमेंट्स हैं। 5 स्टेटमेंट के माध्यम से हम प्रूव करते हैं इस चीज़ को कि हाँ पहाड़ पर जो है कि आग लगी होगी। अब जैसे यदि सर्दी का मौसम है तो आप देखेंगे शीत गिरती है, तो शीत का विस्तार जो है वो उसकी एरिया थोड़ी वाइड होती है और वो ऊर्ध्वगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी तो धुआं होता है जो बिल्कुल निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है। तो इस प्रकार हम सिद्धि करते हैं। अब आप यदि देखेंगे कि वेस्टर्न में 2 जो है प्रेमाइस और 1 कंक्लूजन, लेकिन हमारे यहाँ 5 स्टेटमेंट का जो है कि वो मिलता है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम ये प्रमाणित करते हैं कि पर्वत पे यदि कहीं धुआं उठ रहा है तो वहाँ आग है या फिर वो शीत है, ये हम समझेंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए कि अन्य सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष जो हमने बात की थी, तो इसकी सर्वश्रेष्ठता क्यों है अभी हमने बताया कि दर्शन शब्द की निष्पत्ति भी बताई कि दृश्य धातु से हो रही, दृश्य का अर्थ ही है देखना, इसीलिए जिसको हमने देख लिया इसीलिए कहा गया कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत आवश्यक प्रमाण है, इसके बाद ही बाकी प्रमाणों की बात हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जाना। अब इसके बाद हमने और भी जो है कि कुछ उदाहरण सिद्ध किए थे, जैसे ये ज्ञान की प्रक्रिया हमने समझाई थी आपको। तो ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञाता जिसमें
बताया और उसके बाद ज्ञेय बताया और ज्ञान का साधन भी बताया था। तो ज्ञाता तो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है, जो विषय को जान जाए अथवा जो विषय का ज्ञाता हो जाए या जान जाए वो ज्ञाता हो गया, ठीक है। अब इसमें ज्ञेय आ गया एक, तो ज्ञेय क्या है भाई? ज्ञेय लग गया ज्ञाता के बाद, तो ज्ञेय मतलब जानने योग्य विषय कुछ होगा, ठीक है। अब ज्ञान का साधन होगा, यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई, उस विषय तक पहुंचने का साधन होगा, ठीक है। जैसे हमने पिछली कक्षा में आपको एक उदाहरण दिया था कि यदि दूर कोई ध्वनि हो रही है, घंटी बज रही है या फिर कुछ भी हो रहा है इस प्रकार का, तो आप उससे समझ जाते हैं। जैसे शंखनाद ही एक उदाहरण के स्वरूप ले लीजिए कि यदि कहीं शंखनाद हो रहा है मंदिर में, तो हम समझ जाते हैं कि आरती का समय हो गया है, ठीक है। अब ये ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का साधन, उदाहरण इसका देखा, एक उदाहरण हमने और इसमें दिखाया है कि आप ये देखिए कि लाल रंग की वस्तु का ज्ञान होने वाली बात जो हम कर रहे थे, तो लाल रंग की जो वस्तु है उसके होने के लिए उपयुक्त 3 तत्व ही, जो पिछले ये 3 तत्व हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का साधन, इसी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब लाल रंग की वस्तु क्या हो जाएगी, इसको आप देखिए, तो ये इसका जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, यानी कोई पुरुष अथवा स्त्री होगा जो ये जान जाएगा कि ये लाल रंग की वस्तु है, वो ज्ञाता हो जाएगा। अब लाल रंग जो वस्तु उसका विषय है वो क्या हो जाएगा, वो ज्ञेय हो जाएगा, यानी लाल रंग की वस्तु का जानने वाला विषय, ठीक है, तो वो ज्ञेय है। अब इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण जैसे इंद्रिय अनुभव, अब आप इंद्रियों के माध्यम से ही समझेंगे कि वो वस्तु जो है कि लाल है या फिर जो है कि नीली है या पीली है, ठीक है। तो इंद्रिय का भी एक आ गया इसमें, ठीक है। अब यही जो अनुभव है वो ज्ञान का साधन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जो अब आप इसमें देखिए, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का साधन, यही 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको, उदाहरण को आप अपने अनुसार बदल भी सकते हैं, इसको लाल को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ यही रहेगी कि लाल वस्तु का जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा वो कोई भी होगा, वो ज्ञाता होगा। और लाल वस्तु को जानना ये विषय है कि वो लाल है या नीली है, तो ये क्या हो गया, ये ज्ञेय हो गया, ठीक। जानने योग्य विषय को ज्ञेय कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो ज्ञान का साधन है वो क्या रहेगा, तो लाल रंग की वस्तु को जानने का साधन क्या है, तो आपकी इंद्रियां हैं, आप नेत्र के माध्यम से देखते हैं। अब जैसे आप उसमें कोन और एक कलर को पहचानने वाली सेल्स होती हैं हमारी आँखों में, तो कोन सेल्स होती हैं। जैसे आपने एक उल्लू के विषय में पढ़ा होगा कि उल्लू रात में जो है कि उसके देखने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन रात में अन्य जो जानवर हैं वो नहीं देख पाते। तो वो जो 2 तरह की सेल्स होती हैं हमारे आँखों में, उसी के कारण जो है वो भेद हो पाता है कि भाई उल्लू जो है रात को अच्छा देख पा रहा, हम नहीं देख पाते, ठीक। तो खैर ये तो विज्ञान की बात है, लेकिन आप इतना समझिए कि नेत्र जो हमारे हैं वही माध्यम बन रहे हैं। तो ज्ञान को जानने के लिए जो साधन या माध्यम बनेगा वो इंद्रिय, वही ज्ञान का साधन कहलाएगी, ठीक है। तो ये 3 तरह की हमने प्रक्रिया जो होती है ज्ञान को समझने की या किसी विषय को समझने के लिए, वो हमने जाना कि कैसे हम उसका अनुभव करेंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष का अर्थ भी देख लिया, फिर इसका उदाहरण भी हमने देखा। अब प्रत्यक्ष सर्वश्रेष्ठ क्यों है, आज इसको भी हमने भली भांति समझ लिया, ठीक है। वाचस्पति मिश्र ने क्यों कहा कि तत्र सकल प्रमाण मूलबात प्रथमतः प्रत्यक्षम लक्ष्यति, ये भी हमने जान लिया। क्योंकि भाई प्रत्यक्ष यदि प्रमाण होगा ही नहीं तो उसके बाद किसी भी प्रमाण को हम समझ ही नहीं सकते हैं। आलंबन तो प्रत्यक्ष का ही लेना पड़ेगा। और उसके बाद हमने ये प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द का प्रयोग 3 विभिन्न अर्थों में होता है, ये भी समझ लिया। और ये प्रथम व्युत्पत्ति, द्वितीय और तृतीय 3 प्रकार की व्युत्पत्ति समझी, ठीक। अब इसमें ये आप इसको कंठस्थ अवश्य कर लीजिएगा, ये आपको परीक्षा उपयोगी है, काफ़ी काम आएगा, ठीक है। ये प्रथम व्युत्पत्ति समझी, द्वितीय समझ ली, तृतीय भी समझ ली। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और विषय को दोहराना आवश्यक होता है, वरना विस्मृत हो गया तो फिर कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया कि आप इसको बढ़िया से ढंग से समझ जाएं, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार।